सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। इस बार आपसे बड़े लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। सबसे पहले ये जो WWF का लाइव टेलीकास्ट जो आपने हमने सबने देखा जो ट्रम्प साहब और जेलेंस्की के बीच में, ये बताएं सर, ये मतलब प्लान दिखाने वाली कुश्ती थी या एक्चुअल वाली? अब बहुत गलती की दोनों ने, यही कहूंगा अनिल जी, क्योंकि देखिए जब आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब आप इस तरह का रियलिटी टीवी स्टार मत बनिए। ट्रम्प क्या है कि वो रियलिटी टीवी स्टार हैं, उनको हर बारी ड्रामा चाहिए और यही चाहिए कि लोग उनकी चापलूसी करते रहें। तो ये जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी किया या ट्रम्प ने किया, मैं कहूँगा दोनों ही निंदा के योग्य हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए। दो देशों के बीच के जो रिलेशंस रहते हैं, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने देश को, तो ये मेरे ख्याल से अनस्क्रिप्टेड था, क्योंकि वो 40-50 मिनट की वार्ता थी पूरी और लास्ट 5 मिनट में ये डाउनवर्ड्स हो गया और फिर जो सब तैयारी थी कि यूक्रेन के मिनरल्स के लिए करार हो जाएगा, वो सब भी नहीं हुआ। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि काफ़ी बुरी चीज़ हुई। आशा थी कि यूक्रेन के साथ समझौता करके अमेरिका फिर रशिया को के ऊपर दबाव डालता कि कुछ युद्ध विराम किया जाए। वो सब अभी थोड़ा टल गया। ये ज़रूर है कि अब यूरोप की तरफ से एक पहल होगी कि ट्रंप के साथ बातचीत की जाए और कहीं पे फिर से करार किया जाए। तो ओवरऑल सब सुलह करना चाह रहे हैं, बट ये जो तरीका था ये खराब रहा और ओवरऑल इसने माहौल को बिगाड़ा ही। ये क्या, ये जो लड़ाई झगड़े वाला वो लास्ट में और झगड़ा होने के बाद फिर खत्म कर दी वहीं पे? हाँ जी, फिर उसके बाद अनिल जी वॉक ऑफ हो गया ना इनका, ज़ेलेंस्की का। नहीं तो दोनों ने साइन करना था और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इनकी, तो वो सारा तैयारी था। बट यही समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अनिल जी क्या होता है कि जब इस तरह के दो राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, पहले सब काम कर लिया गया होता है और कुछ अगर आपने मैसेज भी देना है, तो वो आप पर्दे के पीछे बंद कमरे में देते हैं कि भाई ये हमें पसंद नहीं आया, इस तरह से आप मत बोलिए, और जो भी वर्कआउट होना था वो पहले हो जाता है। इस तरह लाइव मीडिया के सामने, और वहां पे एक जर्नलिस्ट इनसे पूछ रहे हैं कि आप सूट डाल के नहीं आए, क्या आपके पास सूट है क्या? उसने बोला है आप जैसी कॉस्ट्यूम मैं डालूंगा जब जंग विराम हो जाएगा, युद्ध विराम हो जाएगा। इस तरह की बातें ना ज़ेलेंस्की को शोभा देती है, ना उस जर्नलिस्ट को देती हैं। और अमेरिका जो होस्ट था इनका, आफ्टर ऑल वो अतिथि है, ये आप कह सकते हैं कि भाई चलो हमारे दबाव में है, हमारे बिना इनका अस्तित्व नहीं है, हमने ही बचा के रखा है ये देश 3 साल। ठीक है, वो सब सब मानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, बट उसको इस तरह से रब करना लाइव मीडिया के सामने, आई थिंक काफी निंदनीय था। और इनफैक्ट ये जो थोड़े लेफ्ट ऑफ सेंटर है हम्म। विशेषज्ञ, जी। सब यही कह रहे हैं कि गैंगस्टर्स आर रनिंग यूएस नाउ। इस तरह के जो टेक्नोक्रेट हो या हम्म। बिलियनियर्स, हम्म। ये डिसाइड कर रहे हैं नीतियां, एक्चुअली और ये होना नहीं चाहिए था। इसी पे मैं अगली सवाल आपसे जो लेना चाहता था कि इस हिसाब से तो ये ट्रम्प साहब का दूसरा कार्यकाल बहुत खतरनाक लग रहा है सर, क्योंकि टैरिफ वॉर पे भी मतलब पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब ये देखो कल क्रिप्टो का भी आया है, मैं क्रिप्टो पे भी आपसे अलग से राय लूँगा, वो भी जानना चाहता हूँ। तो ये क्या इसका मतलब हमारे ग्लोबल मार्केट्स के लिए क्या समझा जाए? ये आगे बड़ा मुश्किल भरा समय जिस तरह से ट्रम्प बिहेव कर रहे हैं? हाँ जी, मुश्किल लग रही है। और देखिए देश को आप मैथमेटिकली नहीं चला सकते। अब कल इनका बयान आया जो $5 मिलियन का इन्होंने गोल्ड कार्ड इशू किया है कि आपको सिटीजनशिप अमेरिका में मिल जाएगी $5 मिलियन अगर आप इन्वेस्ट करें। तो उसका बोल रहे हैं देखो, अगर 1 मिलियन लोग आ गए हमारे पास, तो $5 ट्रिलियन हमारे इकट्ठे हो जाते हैं। 10 मिलियन आ जाते हैं, 50 ट्रिलियन। तो हमारा पूरा जो है अमेरिका का जो डेट है 36 ट्रिलियन का, वो बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगा। इस तरह से देश चलाए नहीं जाते ना। सिटीजनशिप इस तरह से आप बेच रहे हैं खुलेआम। तो वो बहुत ही एक मैं कहूँगा कि
पूरे विश्व के लिए संकट की घड़ी हो जाती है कि जो रूल बेस्ड ऑर्डर था, ये नहीं है कि अगर पनामा छोटा देश है और अगर आप एक शिप भी भेजेंगे आप टेक ओवर कर सकते हैं, उसकी फिर भी सॉवरेनिटी है, वो एक देश है, उसका अस्तित्व है। अगर आप माइट इज राइट कर देंगे तो पूरा विश्व चार हिस्सों में बट जाएगा। रशिया जो ले सकता है ले लेगा, चाइना जो ले सकता है ले लेगा, मिडल ईस्ट में ईरान बैठा हुआ है, और फिर अमेरिका के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में मेक्सिको, कनाडा, साउथ अमेरिका ये सब आ जाएगा, ग्रीनलैंड आप ले लेंगे। तो ये माइट इज राइट आ गया तो न्यू कॉलोनियलिज्म जैसा एक इशू आ जाता है। दूसरी तरफ जिस तरह से एलॉन मस्क काटी जा रहे हैं, जो फेडरल वर्कर्स हैं उनको हर हफ्ते लिखना पड़ रहा है जस्टिफाई करने के लिए अपनी जो उनका काम है। अब देखिए न्यूक्लियर वॉचडॉग जो था जिसमें 300 लोग थे, न्यूक्लियर अनिल जी ओवरनाइट आप सिखा नहीं सकते। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को आप ओवरनाइट नहीं सिखा सकते। ये लोग सक्षम होते हैं 20-20 साल 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये किसी ओहदे पर पहुंचते हैं। पूरा पूरा न्यूक्लियर वॉचडॉग इन्होंने 300 लोग निकाल दिए, फिर उनके हाथ जोड़े वापस आ जाइए, आपके बिना तो न्यूक्लियर हमारा चलेगा नहीं। तो इस तरह से जो हो रहा है कि ब्रेक फर्स्ट एंड थिंक लेटर, जो इन्होंने ट्विटर में किया। अब अनिल जी आपको पता है मेरा ट्विटर हैक हुआ है 26 फरवरी से। 25 बारी मैं लिख चुका हूँ, वो इनफाइनाइट लूप में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला बॉट मुझे आंसर करता रहता है। ना मेरा पासवर्ड चेंज हो रहा है, ना मेरे को एक्सेस मिल रहा है ट्विटर पे, और वहां से वो क्रिप्टो टोकन मेरे नाम के इशू करके भेजे जा रहे हैं हैकर्स। बट ट्विटर में कोई आदमी नहीं, आप गूगल करके भी देखिए, कोई इंडिया में कोई आदमी नहीं है। तो भारत सरकार कैसे ट्विटर को यहाँ पे होने दे रही है, चलने दे रही है, ये भी समझ नहीं आ रहा। और यही एलॉन मस्क अब पूरे अमेरिकन गवर्नमेंट को कर रहे हैं। हो सकता है वेस्ट होगा, यस, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर नहीं होता, वेस्ट होगा, प्राइवेट सेक्टर में भी वेस्ट होता है। बट इस तरह से 1 लाख लोग निकाल दिए और अब बात हो रही है 20 लाख लोगों को निकालने की। तो फिर देश चलेगा कैसे, ये नहीं समझ आ रहा। और ये जो डिप्लोमेटिक जो तनाव छिड़ा, वो दर्शा रहा है कि बिल्कुल ही ये अब अमेरिका ऐसे लोगों के हाथ में है जो मर्केंटाइल भाषा बोल रहे हैं। और माइट इज राइट जो कॉलोनियलिज्म में था 1800 और 1900 की सदी में जब चलता था कि यूरोपियन शिप शंघाई में चढ़ गए और पूरा चीन उन्होंने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया, या भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, इस तरह से अफ्रीका बांट लिया गया, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, पोर्चुगल, स्पेन ने साउथ अमेरिका ले लिया। ये इस तरह का इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, माइट इज राइट अगर आएगा, भारत बहुत बड़ा देश है, हमें इसका कोई इतना असर नहीं है। टैरिफ वगैरह का असर थोड़ा बहुत आएगा, पचा लेंगे। बट मिलिटरीली अगर आप इस तरह से लोगों को देंगे धमकियां और इस तरह से ट्रीट करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। तो रूल बेस्ड ऑर्डर जो 1945 में निकला था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, रूल बेस्ड ऑर्डर के बाद माइट इज राइट का ऑर्डर आ रहा है। और ऐसे तो फिर पुतिन तो ओवरनाइट वो जितने ईस्टर्न यूरोपियन देश सोवियत यूनियन से निकले थे उन सबको पुतिन ले सकते हैं, क्योंकि उनकी तो आर्मीज ही नहीं है, 1000-2000 की आर्मीज हैं उनकी। अमेरिका की गारंटी है उनके ऊपर, इसलिए रशिया उनको हाथ नहीं लगाता। ऐसे ही चाइना बोलता है कि साइबेरिया सब हमारा है। 100 साल पहले एक ट्रीटी ऑफ बीजिंग हुई थी रशियन जार, और 150 साल हो गया अभी रशियन जार और चाइना के बीच में। व्लादिवोस्टॉक जो उनका पोर्ट है और ईस्टर्न साइबेरिया जो क्विंग एम्पायर के हिस्से होते थे वो रशिया में सम्मिलित हुए थे। तो चाइना ने तो 1996 से बोला हुआ है कि हम इसको लेके रहेंगे। ऐसे ही वो हमारे लद्दाख और अरुणाचल को देखते हैं कि इसको लेके रहेंगे। तो माइट इज राइट हो गया तो बिल्कुल ही ये विश्व का जो रूल बेस्ड ऑर्डर चल रहा है 100 सालों से, उस पर बहुत बड़ा आक्षेप हो सकता है। ओके, तो ये बड़े डेवलपमेंट आपके लिए होते हुए बग्गा साहब की तरफ से आते हुए। बग्गा साहब का अकाउंट हैक हो गया था शिवरात्रि के दिन, मैंने फ़ोन भी किया था सर को। सर बधाई हो आपको, अकाउंट हैक हुआ है आपका
आप बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं, छोटे-मोटे किसी का तो होता नहीं है सर देखो। जिस जि जो जो बड़े हैं उन्हीं का होगा। तो सर आपको दिल से बहुत-बहुत बधाइयाँ। अनिल जी, जी। वो मुझे कही जा रहे हैं कि नहीं, हमने ये हैक ही नहीं हुआ आपका अकाउंट, वो और वही आप वही इसको प्रॉब्लम लॉगिन है, करिए। वही प्रॉब्लम है। मैं भी ट्वीट करता हूँ कि ये मेरे फेक आईडी बन रहे हैं, मेरे बने, वो मानते ही नहीं है। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो मानते ही नहीं कि फेक, उनके हिसाब से ठीक है, फिर क्या करोगे, ठीक है। और ये वो मेरे हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैठा हुआ है उधर। अनिल जी, कोई आदमी उसने छोड़ा ही नहीं है, सबको निकाल दिया है। तो हुँ, मैंने फिर एक पुराना दोस्त था जो अभी उनके फाइनेंस में काम करता है सिंगापुर, फाइनली उसको रीच आउट किया, 3 दिनों से कोशिश कर रहा था। मैं बोला देख यार, कोई सपोर्ट में? कहता है ही नहीं कोई सपोर्ट, किसको मैं बोलूं? आप एलोन मस्क को लिख दो, मैं वही वही कर सकता है। मतलब उसको तो 1-2 मिलियन गालियां रोज जाती होंगी, वो कहाँ पढ़ता होगा। तो अब यही है कि एटलीस्ट मेरा अकाउंट बंद हो जाए, इतना भी है कि किसी को नुकसान ना हो जाए, वो भी नहीं हो पा रहा है, तो कहाँ जाएं फिर। क्या कुछ और आगे होने की तैयारी है? बगैर साहब समझाएँ। जी अनिल जी, जो कल वक्तव्य फिर से आया है ट्रंप का कि 25% टैरिफ कनाडा और मेक्सिको पे कल से लगा दिए जाएंगे, और चाइना पे जहां 10% था वहां 10% और लगाए जाएंगे, तो 20% हो जाएगा चाइनीज गुड्स पर, और मेक्सिको और कनाडा के ऊपर 25% हो जाएगा। इससे तबाही सबसे पहले आएगी अमेरिका की कार इंडस्ट्री की, क्योंकि 2018 के टैरिफ जब ट्रंप ने लगाए थे, तो जापानी और यूरोपियन और इवन अमेरिकन कार कंपनीज ने मेक्सिको में बनाई थी फैक्ट्रियां। अब वहां क्या है अनिल जी, कई पुर्जे एक बारी अमेरिका आते हैं, कुछ उन पे प्रोसेसिंग होता है, फिर मेक्सिको जाते हैं, फिर फिनिश प्रोडक्ट बनता है, कार बन के आती है। ऐसी 80 लाख गाड़ियां बिक रही हैं साल की, जो कि बाहर से आती हैं, अमेरिका में, यूरोप से, मेक्सिको से या कनाडा से। अब इनकी कीमतें कल से 25% बढ़ जाएंगी, तो कहां से आपका कंज्यूमर सेंटिमेंट रहेगा? नॉर्मली वो जो कंज्यूमर सेंटिमेंट आप यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का पूछते हैं, मैं कहता हूं अनिल जी ज्यादा इसको गौर मत कीजिए, क्योंकि जो रिपब्लिकन है वो रिपब्लिकन से खुश होते हैं, डेमोक्रेट्स हैं डेमोक्रेट से खुश होते हैं। बट इस बार ही जो आंकड़ा आया पिछले हफ्ते का, इस हफ्ते, गए हफ्ते से पिछले हफ्ते का, उसमें बहुत बर्बादी हुई कंज्यूमर सेंटिमेंट में। तो ये दिखा रहा है कि ट्रंप का अप्रूवल इकोनॉमी के तौर पे और इन्फ्लेशन के तौर पे जल्दी से नीचे आता जा रहा है। उनका एक कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो जो मेक अमेरिका ग्रेट का है, बट बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो सब कह रहे हैं कि आप इकोनॉमी को संभालिए। और एक आंकड़ा जिससे फ्राइडे को जब अमेरिकन बाजार लास्ट 2 घंटे में उछला है, या अमेरिकन 2 साल का ट्रेजरी रेट 4% से नीचे आया, सबसे महत्वपूर्ण उसमें आंकड़ा था, एक तो इन्फ्लेशन समतल रही, जो पीसीई इंडिकेटर होता है, फेड का पसंदीदा इंडिकेटर, वो दिखाया, उसने दिखाया कि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रही। बट जो एटलांटा फेड है, फेडरल रिजर्व ऑफ एटलांटा, एक जीडीपी नाउ इंडिकेटर निकालता है, जो कोइंसिडेंटल इंडिकेटर से आपको बताता है कि इस तिमाही में कितना अमेरिका का जीडीपी ग्रो होने की संभावना है। वो इंडिकेटर अनिल जी फ्राइडे को -1.5% पे आ गया। तो जनवरी फरवरी का डेटा लेके वो इंडिकेटर -1.5% Q1 2025 में दर्शा रहा है। तो इससे मार्केट क्यों बढ़े? मार्केट ने बोला कि ट्रंप ने बर्बादी करनी शुरू कर दी, अब यहाँ से इकोनॉमी अगर नेगेटिव होती है तो इनको टैरिफ्स पे हाथ रोकना पड़ेगा। दूसरा, फेड रेट कट करने जून तक आ जाएगा। तो फेड के बहुत सारे वक्ता हैं इस हफ्ते बोल रहे हैं 8 मार्च से उनका ब्लैकआउट पीरियड शुरू होता है। 2 हफ्ते पहले मीटिंग से वो ब्लैकआउट कर देते हैं, बोलना उनको अलाउड नहीं होता है। इस हफ्ते काफी कुछ आ सकता है, बट कल सबसे महत्वपूर्ण ऐलान जो रहेगा, 25% कनाडा, मेक्सिको और चीन पे 10%। अगर ये टल जाता है तो अमेरिकन मार्केट उछलेंगे, बाकी मार्केट उछलेंगे। साथ में ट्रंप ने क्या कहा है कि 2 अप्रैल को यूरोप पे 25% लगाएंगे। तो यूरोपियन यूनियन के जो इंडस्ट्रीज के सलाहकार हैं
वो एक डेलीगेशन पूरी आके उनको मिली है, उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि आप टैरिफ ना लगाएं, बट 2 तारीख को 25% वो बाकी विश्व पे भी लगाने की बात कर रहे हैं। भारत ने क्या किया है, धीरे धीरे केमिकल्स पे और चीज़ों पे वो घटाना उन्होंने शुरू कर दिया है। कुछ बंसल जी वाले तरल पदार्थों पे भी ड्यूटीज कम करी गई हैं इंपोर्टेड विस्कीज पर। तो भारत ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है और बातचीत ज़रूर चल रही होगी भारत की कि हम बच जाएं इस 25% से। मगर साहब इन लेवल पर 22,000 के करीब आकर भी 12-12 हजार करोड़ की बिकवाली है। क्या कह रही है, ये कब रुकेंगे, कुछ अंदाजा लगाया जाए सर? आई थिंक अनिल जी, इसका लिंक रहेगा दो चीज़ों से कि डॉलर कब एक समतल लेवल पे आता है और गिरना शुरू करता है, वो हमें लगता है कि आना चाहिए। अगर ये जीडीपी डेटा नेगेटिव आता है फर्स्ट क्वार्टर का, तो आप देखेंगे बड़ी तेज़ी से फेड रेट कट करने आएगा और डॉलर गिरेगा। उससे इमर्जिंग मार्केट्स के फ्लोज बढ़ते हैं। दूसरा, अर्निंग्स रिकवरी भारत में, और ये बेस इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। जून के तिमाही से ही बेस इफेक्ट का फर्क आपको दिखेगा कि ईयर ऑन ईयर अर्निंग्स अच्छे डबल डिजिट की ग्रोथ दिखाने शुरू हो जाएंगे। और सरकारी खर्चा जो बढ़ रहा है, जो पहले आपने भी जिक्र किया कि दिसंबर में लगभग 95% साल दर साल बढ़ा। जनवरी में कैपेक्स जो है 51% साल दर साल बढ़ा। तो कैचअप मोड में है सरकारी खर्चा, उसका इम्पैक्ट हमें अप्रैल मई से आता दिखेगा और अर्निंग्स पे इम्पैक्ट ज़रूर आना चाहिए। तो ये दो महत्वपूर्ण कारण रहेंगे। अब ये ज़रूर है कि और चीज़ें हैं जो एफआईज को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। इंडोनेशिया वगैरह मार्केट्स में बहुत भारी नुकसान हो रहा है। तो कई बार ये होता है कि इमर्जिंग मार्केट फंड्स में आपका जहाँ पे पैसा है, वहाँ पे आप बिकवाली करके निकलते हैं कि कहीं और के लॉसेस को कवर करने के लिए। तो ये गुंजाइश ज़रूर रहती है कि अगर किसी भी मार्केट में तेज़ी से गिरावट आई, तो हमारे यहाँ भी थोड़ी बिकवाली रहती है। बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि वैल्यूएशन के तौर पे हम 10 साल के लेवल्स के औसतन लेवल पे आ गए हैं। यहाँ से और नीचे जाएगा, ऐसे रुकता नहीं है मोमेंटम। जब ऐसे बिगड़ता है मोमेंटम, नीचे और ज़रूर जाएगा, बट ज़्यादा यहाँ से और जाने का हमें इरादा दिखता नहीं है। दूसरा, अर्निंग्स रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी जून तक आती दिख रही है हमें कि शुरुआत हो जाएगी, कर्व पॉजिटिव हो जाएगा और मार्केट्स नॉर्मली उससे पहले पोजीशनिंग बनाने लग जाते हैं। तो होपफुली अनिल जी, जून तक ये एफआईज का एक ठहराव आना चाहिए उनकी बिकवाली में।